हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम अपने चैनल लीगल गुरु धनुष के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि हमने विधि की क्लासेस, जो लॉ सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, विधि शास्त्र का, उस हमने वीडियो बनाना शुरू किया है। इसमें हमने एक वीडियो अभी तक डाला है। आज उसका दूसरा पार्ट हम डालेंगे। इस पर आज हम पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी विधि शास्त्र उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, विधि शास्त्र सामान्य भाषा जो उसका परिचय था, इंट्रोडक्शन हमने जाना व्यापक रूप से। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र का जो स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब विस्तार क्षेत्र का है, कहाँ तक फैला, किस रूप में, ये इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी है विधि लॉ के स्टूडेंट अभी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ख़ास कर जो हिंदी माध्यम छात्र हैं, मैं उनके लिए ज़रूर ये मेरे बनाने का उद्देश्य उनको है ताकि जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको आसानी हो, उनको थोड़ी समस्या होती है, तो मैं ऐसी भाषा प्रयोग करूँगा जो उनको बहुत समान तरीके से सरल भाषा में उनको समझ में आ जाए। तो बात जब करते हैं विधि शास्त्र स्कोप के बारे में, तो हमने जैसा कि पढ़ा, जो विधि शास्त्र है उसकी परिभाषा को हम सीमित नहीं कर सकते। जब विधि शास्त्र को परिभाषित करने की बात आती है, डेफिनेशन की बात आती है, तो हमने देखा कि कोई इसको जैसे आप देखते हैं राजनीति शास्त्र की जब बात करते हैं, तो राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ही व्यापक है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि राजनीति हमेशा किससे जुड़ा है, समाज से जुड़ा है। और समाज कौन होता है, व्यक्ति रहता है। लोग जो समाज की परिस्थितियां हैं और आवश्यकताएं हैं, ये चीज़ें बदलती रहती हैं, इसी के अनुसार राजनीति परिभाषा बदलती रहती है। तो राजनीति शास्त्र की ही भांति जो विधि शास्त्र है, इसका भी क्षेत्र इतना व्यापक है और क्यों इतना कि आज तक कोई किसी विधि शास्त्र ने यह साहस नहीं जुटा पाया कि इसको सीमित शब्दों में बांधा जा सके। इसीलिए किसी ने इसकी एक परफेक्ट निश्चित डेफिनेशन नहीं दी, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि जो मैंने डेफिनेशन दे दी है यही विधि शास्त्र की परिभाषा है। यानी सभी ने विधि शास्त्र को समय, परिस्थिति, अपने देश काल, अपनी आवश्यकताओं, अलग अलग देशों में जो भी आवश्यकताएं रहीं, परिस्थितियाँ, उसके अनुसार जो पढ़े विधि शास्त्र, उसके अनुसार लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ बताया, यानी सबका उद्देश्य, सभी ने विधि शास्त्र को ही परिभाषित किया। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे लोग डेफिनेशन देते हैं क्योट के रूप में, इसको हम वर्किंग डेफिनेशन बोलते हैं, यानी कार्यकारिणी परिभाषा। यानी किसी ने इसकी, जैसे आप विज्ञान की पढ़ते हैं तो विज्ञान की एक निश्चित परिभाषा है कि प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की एक निश्चित सटीक परिभाषा है। लेकिन जब विधि शास्त्र की बात करते हैं तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अलग अलग विधि शास्त्रियों ने इसको अलग अलग रूप में डिफाइन किया है। तो जब हम इसके स्कोप की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी विचारधारा, मतलब थिंकर्स हैं जो अलग अलग इसको डिफाइन करते हैं। जैसा कि पहली बात हम करेंगे, एक केल्सन महोदय हैं। विधि शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो इसको आप नोट करते चलिए, जो आपके लिए जरूरी है, परीक्षा में आता भी है, खास के जो मैं आज बता रहा हूँ। तो मेन केल्सन महोदय हैं। केल्सन जो कि एक जूरिस्ट हैं, वो बात करते हैं, इसी में एक शाखा है आपकी, उनका एक सिद्धांत विधि शास्त्र के अंतर्गत विशुद्ध विधि के सिद्धांत, यानी इंग्लिश में लिखिए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अपने शब्दों से आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि विशुद्ध विधि यानी एकदम शुद्ध रूप से विधि, किसी नीति, न्याय, नीतिगत चीज़ों से, यानी नीति शास्त्र इसका कोई मतलब संबंध न हो। जब हम विशुद्ध विधि की बात करते हैं तो यानी एक बात आती है कि लॉ एज इट इज एंड लॉ ऑट टू बी, यानी कि विधि जैसा कि है, जैसा कि होना चाहिए। जैसा कि होना चाहिए में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब जैसा कि होना चाहिए से अपने आप में अर्थ स्पष्ट है कि जैसा कि होना चाहिए मतलब हम नीतिगत बातों का, नैतिकता को डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा कि है मतलब शुद्ध, जैसा कि है मतलब जो राज्य कानून बनाता है, जो राज्य सरकारी कानून बनाएंगे या प्राधिकार बनाएंगे वही कानून, इसमें नीति, न्याय और मोरल एथिक्स का इनका कोई महत्व नहीं है। यानी विधि शास्त्र के अध्ययन, इनका इसके अंतर्गत उनका कहना है कि विधि शास्त्र के अध्ययन से प्राकृतिक विधि जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ में जानते हैं जैसे हमारे नेचुरल राइट्स आते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनका कहते हैं ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। प्राकृतिक विधि, नीति शास्त्र, इथिक्स और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी तक सीमित रखना जाए। मतलब उन्होंने कहा है कि विशुद्ध सिद्धांत है विधि का प्रतिपादन करते हुए चाहते हैं कि विधि शास्त्र के अध्ययन से प्राकृतिक विधि, नोट करिए कि विधि शास्त्र के अध्ययन से प्राकृतिक विधि, नीति शास्त्र और समाजशास्त्र आदि को
अलग रखना चाहे, मतलब ये एकदम अलग है। लॉ जो हमारा चाहिए शुद्ध होना चाहिए। इसी में एक थिंकर आते हैं रास्को पाउंड, आप पढ़ेंगे राजनीति में, तो इनका एक सिद्धांत आता है सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, यानी तो हम बात चर्चा करेंगे इसको आगे व्यापक रूप से। तो रास्को पाउंड का अध्ययन जो है कि किस रूप में है, विधि शास्त्र का एक क्रियाशील विधि के रूप में, यानी लॉ इन एक्शन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ एक्शन तक वो सीमित रखने चाहते हैं। और फिर जो ब्लैक स्टोन महोदय हैं, एक और थिंकर आते हैं, इसी में एक ब्लैक स्टोन करके, तो उन्होंने विधि एवं न्याय में मति भ्रम पैदा कर दिया। अब सोचिए यहाँ पे आप, जो ब्लैक स्टोन महोदय हैं, ये सब इन्होंने तो बस यहीं तक कहा। अब यहाँ पे ब्लैक स्टोन महोदय ने विधि और न्याय में ही मति भ्रम पैदा कर दिया, मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं विधि और न्याय में मतलब एक विभाजन खींच रहे हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं। जस्टिस जो कि सभी लोग जानते हैं, जो कि अलग नहीं किया जा सकता, तो यानी इसीलिए हमने कहा ना कि सभी लोग अपने अपने अनुसार विधि शास्त्र, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि जो लोग गलत है परिभाषा दे रहे हैं, नहीं, परिभाषाएं सबकी सही है, बस सभी मतलब कोई परफेक्ट नहीं है, सभी परिभाषाओं को मिलाकर जो एक निश्चित चीज़ें बनेंगी उसी के अनुसार हमें चलना है। तो ये क्या कहते हैं, विधि और इसमें न्याय भेद पैदा करते हैं, जो कि जो सामान्य रूप में हम जानते हैं कि जो ये अलग हो ही नहीं सकता। जो जस्टिस है, न्याय, सभी लोग जानते हैं जस्टिस इज डिलीवर्ड बाय लॉ, यानी जो न्याय हम कहीं भी किसी मामले में यदि न्याय की जब बात करते हैं तो न्याय को भी डिलीवर होने की किसकी आवश्यकता पड़ती है, लॉ की, विधि की, यानी बिना विधि के न्याय का वितरण नहीं किया जा सकता, यानी उसे डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो बस इनको हम, इनका अपना अपना थॉट्स है जिसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद हम बेंथम महोदय को देखते हैं, जो कि अधिरचित अधिरचित विधि को अपने अध्ययन की विषय वस्तु बनाए हैं। बेंथम महोदय, इनको हम राजनीति शास्त्र में एक उपयोगितावादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत इनके लिए जाने जाते हैं ये। और अधिरचित विधि से यानी है पॉजिटिव लॉ। बेंथम अनुसार विधि शास्त्र क्या है, जो स्टूडेंट इज द पॉजिटिव, मतलब लर्निंग ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी मतलब ये किसका अध्ययन करता है, ये पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव लॉ के रूप, अधिरचित विधि के रूप में। कहीं न कहीं खुद ये एक जो इसका स्कूल है, विचारधारा ने कहा कि विधि शास्त्र कई विचारधाराओं में बटा हुआ है, कई शाखाएं इसकी हैं, मुख्य रूप से एनालिटिकल स्कूल्स, हिस्टोरिकल स्कूल्स, एक इथिकल, मतलब एक जो नीति शास्त्र का एक शाखा है वो। यानी हम बात की कि जो विधि शास्त्र की प्रमुख 3 शाखाओं में देखते हैं, एक एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और एक नैतिक, मतलब कि इथिकल स्कूल। तो फिर हम कहाँ बात कर रहे थे कि हाँ, ऑस्टिन जैसे ये कि बेंथम महोदय जो हैं उसको एक अधिरचित विधि यानी पॉजिटिव लॉ के रूप में देखते हैं, यानी ये भी इनका जो विचारधारा किससे जुड़ा है, एनालिटिकल स्कूल से जुड़ा हुआ, यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा से। फिर जो एक एनालिटिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल जो जानते किस पे बात करता है, जो एनालिटिकल स्कूल है वो विधि शास्त्र के प्रेजेंट फॉर्म पर ध्यान देता है, यानी मतलब एकदम उसका पास्ट से फ्यूचर्स कोई मतलब नहीं है, मतलब विधि का मतलब क्या महत्व है उसको पूरी तरीके से प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, मतलब वर्तमान में उसका क्या प्रभाव, वर्तमान में कैसा होना चाहिए, मतलब कि उसके एकदम प्रेजेंट टाइम में, मतलब उसका फ्यूचर्स कैसा होना चाहिए या कैसा था, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। इसके जो एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो प्रमुख विधि शास्त्री हैं वो ऑस्टिन महोदय हैं। वो उनकी आप नोट कर सकते हैं कि ऑस्टिन मतलब विधि शास्त्र का क्षेत्र केवल अधिरचित विधि यानी पॉजिटिव लॉ के अध्ययन तक ही सीमित होना चाहिए। उनके अनुसार नैतिकता विधि से अलग है। जब हम बोलते हैं कि मोरालिटी, देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो नैतिकता है विधि से अलग है। कोड भी मतलब पहले चीज़ों को जब भी कोई बात करती है तो नैतिकता विधि में उसके लिए विधि प्रथम होता है। जब एक लॉयर होगा या लॉ का स्टूडेंट होगा उसके लिए कोई भी डिसीजन या कोर्ट में केस लड़ते हुए उसके क्या केंद्र में क्या होना चाहिए, मतलब कि भले नैतिकता का कानून ये मानता है भले नैतिकता का हनन हो रहा हो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे अगर जरूर विधि का हनन नहीं हो रहा है, विधिक रूप से कोई चीज़ सही है और नैतिक रूप से गलत है,
लेकिन वहाँ पे ज़रूरी है कि विधिक रूप से सही होने के नाते उसको लगता है कि ऐसा लागू होना चाहिए, तो वो विधिक रूप से मान लेंगे भले ही नैतिक रूप से गलत हो। तो मतलब सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है लॉ में, मतलब लॉ की होती है, विधि की होती है, न कि नैतिकता की। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि विधि और नैतिकता, विधि बनाते हुए देखिए जो नैतिकता है वो भी विधि का ही एक फॉर्म है, मतलब कि एक दूसरा पहलू है, एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। तो ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, विधि की। तो उसमें वो कहते हैं कि जो नैतिक विधि है, नैतिक विधि होना चाहिए। नैतिक विधि का मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका हमारे विधि से कोई लेना देना नहीं। और विधि जो ये आपके ऑस्टिन महोदय हैं, ये एक निरंकुशवादी मतलब विचारधारा को मानते हैं। इनका एक सिद्धांत है राजनीति शास्त्र में, आप चाहे इसके विधि के अंदर भी आप देखेंगे तो ये कहते हैं कि विधि क्या है, तो विधि को एक परिभाषा देते हैं, इसको नोट करिएगा कि जो संप्रभु का आदेश है वही कानून है, यानी द कमांड ऑफ सॉवरेन इज द लॉ। यदि मतलब जो भी आपके देश आपकी सरकार में मतलब जो भी रूलिंग, जो आपकी सरकार है, जो भी मतलब राज्य, जो संप्रभु है, जो देश का सत्ता चला रहा है, जो जिसके हाथों में सारी शक्तियाँ केंद्रित हैं, वो जो कह दिया, मतलब उसके मुख से निकला हुआ कोई शब्द वही जो कह दिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम पार्लियामेंट बैठ के बनाएंगे और चर्चा करें, नहीं, जो संप्रभु का आदेश हो गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए। एक सिंपल भाषा में सोचिए कि कह दिया कि लोगों को बाईं तरफ चलना है, तो यही उसका कानून हो गया। उन्होंने कह दिया बस मुख से कि नहीं दाएं, लोगों को रोड पर दाईं ओर चलना चाहिए, तो यही कानून है। तो यानी एक निरंकुशवादी विचारधारा का समर्थक है ये। अर्थात इनका जो विधि से तात्पर्य है वो राज्य द्वारा निर्मित विधि से है। इसी पे फिर आगे हम पढ़ेंगे जो सामंत महोदय हैं, वो विधि को किस रूप में बात करते हैं, वो सिविल लॉ के रूप में, यानी नागरिक विधि के रूप में। तो कहते भी हैं कि जूरिस्प्रूडेंस से जब डिफिनेशन बात आती है तो यहाँ सामंत महोदय कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ, मतलब यानी ये नागरिक विधि का विज्ञान है। और नागरिक विधि से देखिए तात्पर्य उनका क्या है, राज्य द्वारा निर्मित विधि से, मतलब यहाँ भी उनका राज्य द्वारा निर्मित विधि से है, लेकिन ये ऑस्टिन महोदय से इनका विचारधारा थोड़ा अलग है। ये किस चीज़ की बात करते हैं, ये इनको जो राज्य द्वारा निर्मित विधि है इसको 3 रूप में बांटते हैं, 3 तरीके से। ये 3 प्रकार की होती है जो सिविल लॉ है। एक धार्मिक विधि यानी लॉ ऑफ द थियोलॉजियन, सेकेंड नैतिक विधि लॉ ऑफ मोरलिस्ट, तीसरा विधिशास्त्र की विधि, विधिशास्त्री की विधि यानी लॉ ऑफ ज्यूरिस्ट। अब देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, पहला क्या बात किए हैं कि धार्मिक विधि, जिसे आप पहले पढ़ते होंगे तो पहले जानते होंगे कि पहले विदेशों में, रोम इत्यादि में, मतलब वहाँ पे धर्म का शासन, मतलब पोप धर्म के माध्यम से पोप वगैरह कानून बनाते थे, वही वहाँ पे प्रचलित था, उन्हीं के माध्यम से। यानी जो धर्म, जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो धर्म मतलब धार्मिक लोगों के हाथों में थी, यानी पोप के हाथों में थी। अब सेकेंड क्या देखते हैं, एक नैतिक विधि, मोरल विधि। यदि मतलब मोरल विधि से होता है क्या, मतलब जो जस्ट एंड अनजस्ट को डिफाइन करे, मतलब क्या उचित है, नैतिकता में बताती है क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका ज्ञान कराए, मतलब कैसा ऐसे रहना चाहिए, मतलब जो संस्कारों की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, मतलब कि वो आपका हम मतलब कि मोरल लॉ के रूप में बात करते हैं। यानी जैसे हम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यदि हम अपने जो लोग बात करते हैं ना कि एक समय में जो हमारे प्रति पिता का, मतलब जो हम कहते हैं हमारे पिता पे माता पे हमारा अधिकार है शिक्षा लेने के लिए, उनका ही दायित्व है, तो वही एक समय पे जो हमारा अधिकार है, हमारा दायित्व बन जाता है, उनका अधिकार बन जाता है। ये आपके नैतिक विधि है। फिर थर्ड बताया उन्होंने विधिशास्त्री की विधि, यानी ज्यूरिस्टों, मतलब जो प्रमुख विधिशास्त्री हैं उनके द्वारा जो भी उन्होंने कहा है या प्रमुख रूप से बताया है, वो एक मतलब वो भी इसकी एक शाखा, उसके माध्यम से भी विधि का रूप मतलब इसको मान सकते हैं। देखिए जो अब विधि शास्त्र हम स्कोप की जब बात करते हैं तो ये इसका स्कोप इसीलिए हम देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो विधि शास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उतना अति व्यापक है, क्योंकि जो समाज है
विधि शास्त्र किसके लिए? समाज के लिए। समाज क्या है? समाज लोगों के लिए, समाज लोगों से है। तो हमेशा लोगों की परिस्थितियाँ, समय बदलती रहती हैं, लोगों की मान्यताएँ बदलती रहती हैं, इसलिए ये भी विधि शास्त्र की जो व्यापकता है, जैसे जैसे लोग व्यापक होंगे, लोगों की विचारधाराएँ व्यापक होंगी, मान्यताएँ व्यापक होंगी, वैसे विधि शास्त्र और भी ज़्यादा व्यापक होगा। विधि हमेशा क्या है? बदलती रहती है, मतलब उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज होता रहता है समय परिस्थिति के अनुसार। विधि शास्त्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आप राज्य की संप्रभुता, विधिक अनुशस्ति यानी लीगल सैंक्शंस, न्याय प्रशासन और उससे संबंधित विधियां भी आती हैं। फिर इसको हम एक निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विधि शास्त्र में हमें सामान्यतया विधि तथा इसके विभिन्न पहलुओं का यथा जैसे उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ, समाज में इसकी भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, एंड इसकी प्रारूप से वे संकल्पनाएं जिसका यह प्रयोग करती हैं तथा इसके भविष्य आदि का अध्ययन करती हैं। दूसरे शब्दों में हम विधि शास्त्र अति सामान्य तरीके से विवेचना करता है कि विधि सामान्य रूप से, मतलब सिंपल भाषा में समझिए, कहते हैं विधि क्या है, व्हाट इज द लॉ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग विधि शास्त्री बताते हैं कि लॉ क्या है। कोई कहता है कि विधि शास्त्री मतलब कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, इज द आई ऑफ लॉ, ऐसे ऐसे मतलब बहुत लोगों ने डिफाइन किया विधि शास्त्र को। विधि शास्त्र के अंतर्गत ही मतलब यानी विधि को बताया गया है, मतलब पूरी तरीके से विधि का वर्णन है। जो हमने ऊपर देखिए पढ़ा, उसके आधार पर जो हमने बताया अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे सामन महोदय, चाहे ऑस्टिन महोदय, चाहे कैल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत हो, जो इसके तीनों एनालिटिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, एथिकल स्कूल है, इनके आधार पर हम इसको हम जो विधि के अंतर्गत हम कि इसको 5 अलग अलग दृष्टिकोण से हमने देखा है। विधि की अनिवार्य विशेषता विद्यमान, जो हम उसको 5 प्रश्नों के उत्तर से मतलब 5 चीज़ों को देखते हैं, 5 एलिमेंट्स एक निकलते हैं कि क्या है कि कौन सा तत्व है जिसे विधि कहा जाता है, वह कौन सा एलिमेंट है जिसे विधि कहा जाता है। 5 चीज़ों को आप नोट करिएगा कि मुख्य रूप से मतलब इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। विधि का मतलब विधि शास्त्र के अंतर्गत कि विधि वह मतलब विधि शास्त्र के अंतर्गत 5 प्रमुख चीज़ों को हम देख सकते हैं क्या बात कर रहा है। वो कौन सा तत्व जिससे विधि कहा जाता है, विधि का स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ, और थर्ड विधि को क्या बाध्यकर बनाता है, मतलब इसके लिए अनुशस्तियाँ क्या है, इसको बाध्यकर क्या बनाता है, और विधि के स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ही और 5वां है उनके दार्शनिक विचार क्या है, व्हाट मतलब आइडियल थॉट्स क्या है, आइडियल थॉट्स ऑफ द लॉ। और फिर जब हम अब चलेंगे, हम इसकी बात करेंगे कि विधि शास्त्र एवं विधिक सिद्धांत, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। जब हम देखिए दोनों अलग नहीं हैं, विधि शास्त्र एवं विधिक सिद्धांत के बीच वैसे तो जो स्पष्ट विभाजन की बात करें तो ऐसा नहीं है, दोनों मतलब समतुल्य ही है, उसके मतलब दोनों एक दूसरे बधे हुए हैं। इनके बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते कि जो विधि शास्त्र है और विधि सिद्धांत बिल्कुल अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है जिसको हम आगे थोड़ा देखेंगे। जैसे विधि शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, सहायक विधि संकल्पनाएं हैं। आगे चैप्टर में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इस हम वीडियो बनाएंगे। और कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम कब्जा, जब हम पढ़ते हैं ना कि जमीन इत्यादि के जो कब्जा शब्द हम सुनते हैं, पोजीशन, कब्जा पढ़ेंगे। स्वामित्व क्या होता है, कब्जा क्या होता है, ऑनरशिप क्या होती है जिसको हम स्वामित्व बोलते हैं, उपेक्षा क्या है, मतलब जहाँ पे किसी का दायित्व है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, या कोई ऐसा का दायित्व बतना है कि ऐसा को करना चाहिए, आप मतलब उसको दायित्व को नहीं निभाते, मतलब आप उपेक्षा करते हैं, तो उसी उपेक्षा की बात करें। नेग्लिजेंस क्या है, और फिर उसके बाद निगम आदि क्या है, मतलब इसकी हम चर्चा करते हैं। अब वहीं जब विधिक सिद्धांतों की हम बात करते हैं तो विधि सिद्धांतों में भी हम एक विधिक संकल्पना की ही बात करते हैं, अर्थात जैसे विधि स्वयं का अध्ययन करते हैं, चाहे विधि का स्वभाव का विश्लेषण हो, द नेचर ऑफ एनालिसिस द नेचर ऑफ लॉ, या किसी एक विशेष विधिक संकल्पना, मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब विधिक यानी लीगल थ्योरी हो,
का विशेषण हो। बहुत सारी विशेषताएं दोनों में देखिए, चाहे वो विधि शास्त्र हो या विधि सिद्धांत हो, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी में बहुत सारी चीजें मतलब समान रूप से हम देखने को मिलते हैं। कुछ समानताओं के होते हुए दोनों में भेद करना, देखिए इसमें समानताएं तो हैं लेकिन अंतर भी है, जिसको हम आगे देख सकते हैं कि देखिए विधि शास्त्र की शाखा के अंतर्गत हम उन प्राधिकारियों या स्रोतों, अथॉरिटिव सोर्सेस की बात करते हैं, का अध्ययन करते हैं जिसमें विधि का निर्माण होता है। जैसे प्रथाएं विधि शास्त्र के अंतर्गत की एक शाखा के अंतर्गत हम अथॉरिटिव सोर्सेस की बात करते हैं, जैसे विधि का निर्माण होता है। जैसे मतलब कैसे विधि का निर्माण होता है ये आप नोट कर लीजिएगा, कैसे कैसे प्रथाओं के माध्यम से। प्रथाएं जो होती हैं, प्रथाएं बनती कैसे, प्रथाएं यानी यूसेज, चलन से। चलन को ही जब उसमें सैंक्शन मिल जाते हैं, मतलब विधि के रूप में उसको बल मिल जाता है, सैंक्शन आगे जाके प्रथाएं बन जाती हैं। प्रथाओं को मतलब कानून का बल मिलने पर वो कानून का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे आप देखेंगे जो हम लोग बात करते संविधान के, इसके लिए सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है प्रथाओं के रूप में जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो ऐसा नहीं कि कोई लिखित, कहते हैं ना कि वो लिखित संविधान नहीं है, मतलब कहने का मतलब जो ब्रिटेन कानून है वहाँ की जो परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उसी में सुधार करते हुए जो भी उन्होंने सुधार किया उन्होंने, वो धीरे धीरे डेवलप हुई, अपने प्रथाओं परंपराओं में डेवलप हुई है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें भी प्रथाओं का महत्व है, लेकिन जो हमारा एक लिखित संविधान, एक पर्टिकुलर एक संविधान सभा गठित हुई तो उसके माध्यम से हमारा भारतीय संविधान बना था। पर लेकिन वहीं ब्रिटेन के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई संवैधानिक सभा का गठन नहीं हुआ था, धीरे धीरे विकसित हुई अपने प्रथाओं परंपराओं के माध्यम से। यानी वो हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंजेबल है, मतलब जब चाहें जब उसमें कुछ अपना चेंज कर सकते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत हम विधि के स्वभाव, नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि की विभिन्न स्रोतों, द सोर्सेस, द डिफरेंट द सोर्सेस ऑफ लॉ, विधि संकल्पनाओं के विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। इस तरीके से जब हम विधि शास्त्र के स्कोप को देखते हैं तो अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है, अलग अलग चीज़ें मतलब बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब विधि शास्त्र बढ़ करने में जो कठिनाइयाँ प्रमुख यही हैं। प्रमुख कठिनाइयाँ ये हैं कि ये हमेशा जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो क्या है, समाज बदलता रहता, सोसाइटी बदलता रहता, सोसाइटी की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो उसी आवश्यकताओं के अनुसार हम विधि को लागू करते हैं, विधि में हम चेंज करते हैं। इसीलिए विधि को एक निश्चित परिभाषा के अंदर, विधि शास्त्र को हम किसी निश्चित डेफिनेशन के अंदर बांधने का हम प्रयास नहीं कर सकते, ना ही किसी ने आज तक प्रयास किया है। फिर यहीं पे अपने हम शब्दों को विराम देते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे इसके मूल रूप से जो प्रमुख इसकी परिभाषाएं हैं, हम इसकी परिभाषाएं आपको हम नोट कराएंगे। फिर इसकी जो हमने बात की कि एनालिटिकल अगले वीडियो में कि क्या इसके प्रमुख जो कई स्कूल्स हैं, इसकी विचारधाराएं, शाखाएं हैं। एनालिटिकल स्कूल्स आप भी देख लीजिएगा, हिस्टोरिकल स्कूल्स और इथिकल, अब इसके जो नेचुरल स्कूल हैं, प्राकृतिक शाखाएँ हैं, चाहे वो फिर रॉस्को पाउंड की है जो कि फिर केल्शन महोदय का विशुद्ध बुद्धि के सिद्धांत क्या है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल को इनका रॉस्को पाउंड का है। इसको हम आगे चल के आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।